हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नेम इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। चैप्टर इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम इस चैप्टर में रेस्ट और मोशन को डिफाइन करेंगे। रेस्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे कब कहेंगे? अगर हमारे रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो हम लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट is said to be at rest. An object is said to be at rest if its position do not change with time, if its position do not change with time with respect to observer. With respect to observer. ऑब्जर्वर कौन? जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया था उस केस में आप ऑब्जर्वर हो, आप देख रहे हो किसी पर्सन को और आपके रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो वो आपके लिए रेस्ट पर है। मोशन में कब कहेंगे? अगर पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ its position is changing. Position is changing with time with respect to observer. अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो उसको मोशन में कहेंगे। रेस्ट और मोशन ये एक रिलेटिव टर्म है, यानी एक पर्सन जो आपके लिए रेस्ट पर है वो दूसरे के लिए मोशन में हो सकता है, जो आपके लिए मोशन में है दूसरे के लिए रेस्ट पर हो सकता है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। क्या मतलब है इसका? जो मैंने आपको कहा कि एक के लिए वो रेस्ट पर हो सकता है, दूसरे के लिए वो मोशन में हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी में किसी के साथ जा रहे हैं तो जो पर्सन आपके साथ बैठा है, गाड़ी में जा रहा है जो आपके साथ, आपके रिस्पेक्ट में वो क्या है? रेस्ट पर है। आपके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन जो आदमी बाहर रोड पर खड़ा होकर आप दोनों को गाड़ी में जाते हुए देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है आपके साथ जो बंदा बैठा है उसकी, तो उसके लिए वो पर्सन मोशन में है। तो इसलिए रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ए कार मूविंग ऑन रोड, ए कार मूविंग ऑन रोड is at rest with respect to person sitting inside the car. जो गाड़ी के अंदर बैठा है उसके लिए गाड़ी क्या है? रेस्ट पर है, क्योंकि गाड़ी की पोजीशन उस पर्सन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। एंड is in motion with respect to person outside the car and is in
motion with respect to person outside the car। तो जो गाड़ी के अंदर बैठा है उसके लिए रेस्ट पर है एक तरह से, क्योंकि उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू कार चेंज नहीं हो रही। लेकिन जो बाहर रोड पे खड़ा है, गाड़ी को जाता हुआ देख रहा है, उसके रिस्पेक्ट में गाड़ी की पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसके लिए गाड़ी मोशन में है। हमारा टाइटल है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या होगी, वन डायमेंशन होगा। ये आइदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो भी आप इसको नाम दो। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है। तो यानी इस चैप्टर में हम वन डायमेंशनल मोशन को डिस्कस करेंगे। या मैं लिख देता हूं, स्ट्रेट लाइन मोशन is a one dimensional motion। ओके, नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, जो आप एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करते हो। आप अपने घर से अपने स्कूल जाते हो, तो ये तो नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक रोड बना हुआ है, आप इधर उधर से घूम के जाते हो। तो इधर उधर से घूम के जाने में एक्चुअली जो आपने लेंथ कवर की है पाथ की, उसको कहते हैं डिस्टेंस। तो हम यहां लिखेंगे एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी actual path length covered by body is called distance covered by the body is called distance covered by the body। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और ये हमेशा पॉजिटिव होगी। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए मैं ये एक वन डायमेंशनल मोशन इधर एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, इधर माइनस एक्स ले लेता हूँ, ये 0 है, ये पॉइंट P है 360 पर, ये पॉइंट Q है 240 पर। मान लीजिए x है जो मीटर्स में है, तो O to P ये पॉइंट O है जहाँ 0 है। डिस्टेंस क्या है 360 मीटर। आप O से P जाते हैं और फिर वापस Q आ जाते हैं। O से P जाते हैं, वापस Q आ जाते हैं, तो डिस्टेंस कितना होगा। तो O से P आपने 360 मीटर किया और P से Q क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस 360 माइनस 240 120। तो टोटल डिस्टेंस O से P और P से Q कितनी हो जाएगी 480 मीटर। तो डिस्टेंस क्या है, जो एक्चुअल पाथ लेंथ आपने कवर की है मोशन में, वो आपकी डिस्टेंस है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके,
दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा कैसे आप डिफाइन कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट को? इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ in the direction from initial point to final point, or it is shortest straight line path in the direction from इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैंने आपको बोला था ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, आप इस तरह से घूम फिर के स्कूल पहुंचते हैं, तो ये जो एक्चुअल लेंथ है ये डिस्टेंस है, लेकिन से यहाँ की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये जो स्ट्रेट लाइन वाली जो लेंथ है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जैसे हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं अलग अलग सिनेरियो में। जैसे O टू P, O से P चेंज इन पोजीशन कितना है? 0 से 360, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 360 मीटर। O टू P टू O, आप O से P गए और वापस O पर आ गए, तो चेंज इन पोजीशन क्या है? कुछ भी नहीं, जहां से शुरू हुए थे वहीं वापस आ गए हो आप, तो क्या हुआ? 0 मीटर। और अगर मैं ले लेता हूं O टू P टू Q, O से P गए और Q पर वापस आ गए, यानी यहां से शुरू किया, घूम फिर के यहां आ गए Q पर, तो चेंज इन पोजीशन क्या है? 0 से 240 है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 240 मीटर। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि भाई O से P कितना है? 360 है। मान लो ये डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ली है, ये नेगेटिव, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट क्या है? वेक्टर है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट O से P की तरफ आप पॉजिटिव लोगे तो P से वापस आते हुए आपको उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर की अगर आप डायरेक्शन रिवर्स करो तो क्या हो जाता है? वो नेगेटिव वेक्टर हो जाता है। तो O से P अगर आप +360 ले रहे हो तो P से Q क्या लोगे? P से Q सेपरेशन कितना है? 360 माइनस 240, 120, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। O से P डायरेक्शन आपकी राइट में है, P से Q डायरेक्शन लेफ्ट में है, तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो भी क्या आएगा? 240 मीटर। या फिर आप सिंपली इस डेफिनेशन से देखिए, चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन भी क्या है? सारा घूम फिर के वापस ये Q पर रुक गया है O से चलकर, तो चेंज इन पोजीशन ये है 240, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 240 मीटर। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, वो है डिफरेंशिएशन। उसको अब हमें उतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है जितना आपके 11th या 12th के फिजिक्स के सिलेबस के लिए आपको चाहिए। तो अब हम पहले वेक्टर्स करेंगे काफ़ी डिटेल में, नोट वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन करेंगे काफ़ी डिटेल में, और इतना हम आप कंप्लीट कर लेंगे जितना आपको 11th या 12th के लिए चाहिए फिजिक्स के सिलेबस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं।
डिफरेंशिएशन। तो पहले हम डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि ये डिफरेंशिएशन है क्या। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? एक फंक्शन है x का, ये कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए एफ एक्स हो सकता है आपका एक्स स्क्वायर, एफ एक्स हो सकता है एक्स क्यूब, एफ एक्स हो सकता है 2x + 7, कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि x का फंक्शन हो। तो x वर्सेस y हम इसके लिए प्लॉट करेंगे। मान लीजिए आपका x वर्सेस y ग्राफ इस तरह से आता है, और अगर एफ एक्स को आप एक्स स्क्वायर लेंगे तो ऐसे ही आएगा। ओके, हम इस पर दो पॉइंट ले लेते हैं, एक है x1 और दूसरा है x2, एंड x2 माइनस x1 इक्वल टू डेल्टा x। तो यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे परपेंडिकुलर, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग x1 के कोरस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी, इसको मैं y1 लिख देता हूं। इसी तरह से x2 के कोरस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू, इसको मैं y2 लिख देता हूं, और y2 माइनस y1 इक्वल टू डेल्टा y। तो ये जो डिस्टेंस है x1 से x2, ये क्या है? डेल्टा x, और ये यहां से यहां तक ये क्या है? डेल्टा y। अब मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देता हूं। ये मैंने मिला दिया रेड पेन से। ओके, तो जो ये डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x है, इस एंगल को, ये जो एंगल है रेड लाइन से ब्लैक लाइन तक, इसको अगर मैं थीटा ले लेता हूं तो डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या होगा? ये होगा आपका tan थीटा होगा इस ट्रायंगल से। तो ये डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या है? ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y में क्या चेंज हुआ? y चेंज हुआ y1 से y2 विद रिस्पेक्ट टू x। कहां से कहां तक? x1 से x2 तक, बिटवीन x1 एंड x2। इट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x between x1 and x2. Average rate of change of y with respect to x between x1 and x2। ये b/w का मतलब है between। okay? और इसको हम ये भी कह सकते हैं स्लोप ऑफ कर्व। ये जो कर्व है x वर्सेस y का, स्लोप ऑफ कर्व बिटवीन x1 एंड x2। ओके, स्लोप ऑफ कर्व बिटवीन x1 एंड x2, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी डायग्राम को यहां पर दोबारा से बना रहा हूं। मैं ब्लू पेन से बना देता हूं इस बार, कि सॉरी ये नहीं काम कर रहा है। ये आपका x है, ये आपका y है, और ये x वर्सेस y आपका ग्राफ है। तो मैं यहां पर एक कंडीशन लेता हूं, इफ डेल्टा x गोज टू 0, यानी डेल्टा x बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, लाइक 0.001 या 0.00001, कुछ इस तरह से। तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कि x1 और x2 लगभग एक दूसरे से मिल चुके हैं, और अगर वो एक दूसरे से मिल जाएंगे तो मिल के क्या होगा? मान लीजिए ये आपका x1 था, ये आपका x2 था, तो ये एक दूसरे से मिल जाएंगे तो क्या होगा? एक पॉइंट पे मिलेंगे। मैं उस पॉइंट को नाम दे देता हूं x0, और उस पॉइंट के साथ मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं।
ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी इसके साथ। तो मेरा जो ये स्लोप है ये क्या है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इस पे एक लिमिट लग जाएगी कि जो डेल्टा एक्स है वो बहुत स्मॉल है, ऑलमोस्ट जीरो। लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो इसको अब हम कहेंगे डी वाई बाय डी एक्स। इसको हम क्या कहेंगे, डी वाई बाय डी एक्स। तो ये जो है लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू ज़ीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये है डी वाई बाय डी एक्स। और ये डी वाई बाय डी एक्स क्या है, ये है डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये है डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ये क्या दे रहा था, रेट ऑफ चेंज, लेकिन ये एवरेज ओवर एन इंटरवल। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दे रहा है, यानी इंस्टेंटेनियस दे रहा है ये जो रेट ऑफ चेंज दे रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये एवरेज दे रहा था, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दे रहा था ओवर एन इंटरवल x1 टू x2। लेकिन dy बाय dx क्या दे रहा है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, नॉट इन द रेंज, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। अब बात आती है कि इसको ऐसे tan थीटा की फॉर्म में कैसे लिखें। तो ये जो पॉइंट है जहां ये मिल रहा है, यहां पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो पैरेलल टू ये जो एक्सिस है यहाँ पर लोअर। अभी हमने इसको x लिखा है, बाद में कोई और भी लिख सकते हैं। तो इस एक्सिस के पैरेलल आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, और इस लाइन के साथ ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो ये जो dy बाय dx है ये होगा आपका tan थीटा के इक्वल, ठीक है। और इसको आप ये भी कहेंगे स्लोप ऑफ कर्व एट x नॉट, स्लोप इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व एट x नॉट। यानी इंस्टेंटेनियस के केस में स्लोप कैसे निकलेगा, या तो डिफरेंशिएशन से निकलेगा dy बाय dx से, या फिर ये अगर एंगल थीटा मिल रहा है तो tan थीटा से निकल जाएगा। और इस केस में या तो एवरेज वाले तरीके से निकलेगा या फिर tan थीटा से निकलेगा। तो ये है स्लोप निकालने का तरीका। अब हम स्लोप को थोड़ा सा और समझते हैं। स्लोप पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। जैसे स्लोप है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसके पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, पॉजिटिव होने का मतलब है कि डेल्टा एक्स पॉजिटिव है तो डेल्टा वाई भी पॉजिटिव होगा, तभी टोटल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होना चाहिए, और x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज होना चाहिए, तब स्लोप पॉजिटिव होगा। और अगर एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है, यानी x के बढ़ने से y कम हो रहा है, तो स्लोप नेगेटिव होगा। चलिए थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं कुछ ग्राफ की हेल्प से आपको समझाऊंगा स्लोप निकालना, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन को हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले केस में मैं x वर्सेस y ग्राफ ले लेता हूं, और ये मान लो एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो इसका स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाला एक्सिस है इसके पैरेलल कहीं भी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है,
तो कहीं भी आप क्या करोगे, ये इसके पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा मान लीजिए, ये थीटा मान लीजिए। ये एंगल क्योंकि लाइन के इस डॉटेड लाइन के ऊपर बन रहा है तो आप इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, आप इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और अगर थीटा ग्रेटर देन 0 होता है तो टेन थीटा भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। लेकिन टेन थीटा क्या है, स्लोप है। टेन थीटा क्या है, स्लोप है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप इज पॉजिटिव। तो यानी ये जो x वर्सेस y ग्राफ है इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। एक दूसरा केस लेता हूं मैं कि ये x है, ये y है और ये आ रहा है ग्राफ। अब फिर किसी भी पॉइंट पे इस एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ये थीटा है। थीटा अब नीचे बन रहा है, नीचे अगर थीटा बन रहा है तो आपको थीटा को कंसीडर करना है नेगेटिव, लेस देन 0। अब थीटा अगर लेस देन 0 है तो टेन थीटा भी क्या होता है, लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव ही आएगा। और टेन थीटा तो स्लोप है, तो यानी इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। स्लोप क्या है, नेगेटिव है। इसमें देखो x बढ़ रहा है आपका तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है साथ में। इस x के लिए y की वैल्यू ये है, इस x के लिए y की वैल्यू ये है, तो स्लोप है पॉजिटिव। इसमें x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है y की वैल्यू घटती जा रही है, तो स्लोप क्या है, नेगेटिव। अब आप में से कुछ बच्चे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि सर थीटा ये ऊपर वाला क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया, ये बनाना नहीं अभी कॉपी में आपको, सर ये क्यों नहीं लिया। तो मैं आपको बता दूं, देखो ये एंगल स्मॉल है, ये ज़्यादा बन रहा है ना, ये बड़ा बन रहा है एंगल, ये छोटा बन रहा है। तो आपको ये चेक करने के लिए छोटे वाला लेना है एंगल। इसमें भी देखो ये ऊपर वाला बड़ा बन रहा है, ये छोटा बन रहा है, तो आपको क्या करना है, छोटे वाला एंगल लेना है, स्मॉलर एंगल चेक करना है। अगर स्मॉलर एंगल इस लाइन के ऊपर बन रहा है तो आप उसको पॉजिटिव लेंगे, स्मॉलर एंगल इस लाइन के नीचे बन रहा है तो आप नेगेटिव लेंगे। इस तरह से आप डिसाइड करेंगे थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी हम कुछ और ग्राफ डिस्कस करते हैं ऐसे ही स्लोप को चेक करने के लिए। मैं इस बार x वर्सेस y जो है वो इसको इस तरह से ले लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस एक्सिस। तो अब इसके पैरेलल लाइन ये बन जाती है आपकी, तो थीटा क्या बनेगा, 0। थीटा 0 होगा तो टेन थीटा भी 0, यानी स्लोप क्या हो जाएगा इस केस में, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट मैं x वर्सेस y इस तरह से ले लेता हूं कि ये एक ग्राफ है। तो मुझे इस पे का स्लोप अगर किसी भी पॉइंट पे चेक करना है, मान लो मैं इस पॉइंट पर चेक करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना है, पहले टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट ड्रॉ करके एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इस जो नीचे वाला एक्सिस है इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है। और ये जो स्मॉलर एंगल ये थीटा है, ये ऊपर बन रहा है तो ये ग्रेटर देन 0, तो थीटा ग्रेटर देन 0 तो टेन थीटा ग्रेटर देन 0, तो स्लोप क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। तो यानी इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं x वर्सेस y का। मैं ये कुछ इस तरह से ले लेता हूँ। मान लीजिए इस पॉइंट पर आप चेक करना चाहते हैं इसमें स्लोप, तो क्या करना है, फिर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप ऐसे, फिर एक लाइन ड्रॉ करोगे इस नीचे वाले एक्सिस के पैरेलल। तो अब इसमें एंगल कहाँ बनेगा, ये थीटा नीचे बनेगा, नीचे बनता है तो नेगेटिव लेते हैं, तो थीटा इज लेस देन 0, तो टेन थीटा इज लेस देन 0, तो स्लोप क्या हुआ, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो इस तरह से आप किसी भी ग्राफ का किसी भी पॉइंट पर स्लोप चेक कर सकते हैं, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या 0 है।
अब हम फाइनली एक ग्राफ और करते हैं स्लोप के लिए ही, सो दैट स्लोप का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि स्लोप का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम यूज़ करने वाले हैं और फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएशन भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं ये एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, यहाँ पर वाई एक्सिस ले लेता हूँ और ये ग्राफ कुछ ऐसे है, इस तरह से। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहाँ ऊपर बिल्कुल टॉप पे पॉइंट बी है, यहाँ पर मैं पॉइंट सी मान लेता हूँ, यहाँ नीचे पॉइंट डी मान लेता हूँ और यहाँ पर मैं पॉइंट ई मान लेता हूँ। तो मुझे बताना है पॉइंट ए बी सी डी ई पर स्लोप क्या है। तो एट ए पर क्या करेंगे हम स्लोप निकालने के लिए, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर नीचे वाले एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो थीटा क्या बनेगा, ये बनेगा। थीटा ऊपर बन रहा है तो ग्रेटर देन जीरो, थीटा ग्रेटर देन जीरो मतलब टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो, और टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो का मतलब स्लोप इज पॉजिटिव। तो यहां पर हम लिखेंगे एट ए स्लोप इज पॉजिटिव। अब पॉइंट बी पे चेक करते हैं। पॉइंट बी पे टेंजेंट ये बनेगी, तो ये तो ऑलरेडी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसमें थीटा क्या होगा, जीरो। तो टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लिखेंगे यहां नंबर 2 पर एट बी स्लोप इज जीरो। फिर नंबर 3 पे एट सी चेक करेंगे। तो सी पर क्या करेंगे हम, अगेन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू दिस स्मॉलर एंगल, ये बनेगा। तो यानी ये नीचे बन रहा है तो नेगेटिव हो गया, तो टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो स्लोप क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। सी पर स्लोप इज नेगेटिव। डी पर थीटा जीरो, क्योंकि जो टेंजेंट बन रही है वो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एट डी थीटा जीरो है, तो टेन थीटा भी क्या होगा, जीरो होगा। तो स्लोप इज जीरो। फिर नंबर 5 पर है एट ई। ई पर भी क्या करना है, फिर से आपको टेंजेंट ड्रॉ करो, एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये थीटा ऊपर बन रहा है, तो ये ग्रेटर देन जीरो है, तो टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो मतलब स्लोप इज पॉजिटिव। अब मैं 6th पार्ट करता हूं, बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में स्लोप क्या होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ए को ई से मिलाना पड़ेगा। पहले मैं रेड पेन से मिला देता हूं, ए को ई से मिलाना पड़ेगा, या फिर मैं इसी को थोड़ा सा छोटे में अलग से बना देता हूं कि ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका ग्राफ है। ये पॉइंट A लिया था, ये B, और यहाँ कहीं पॉइंट C, ये पॉइंट D और ये पॉइंट E। तो आपको क्या करना है, A और E को मिला दो आप, क्योंकि आपको बिटवीन A एंड E स्लोप चेक करना है। तो A को E से मिला दिया मैंने। अब किसी भी पॉइंट पर A से E तक क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर दो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये थीटा नीचे बन रहा है लाइन के, थीटा नीचे बन रहा है लाइन के मतलब नेगेटिव हो जाएगा। थीटा लेस देन जीरो मतलब टेन थीटा भी लेस देन जीरो हो जाएगा। टेन थीटा लेस देन जीरो होने का क्या मतलब है, स्लोप इज नेगेटिव।
तो इस तरह से किसी भी ग्राफ का किसी भी पॉइंट पर या किसी भी दो पॉइंट के बीच में आप स्लोप चेक कर सकते हो, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो ये तो था स्लोप के बारे में। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। तो मैंने आपको बताया dy बाई डी एक्स क्या है, आपका डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन को हम डिस्कस करने से पहले एक बार ये सब इरेज कर देते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि अगर आप डेल्टा एक्स गोज टू जीरो ले लो तो जो आपका डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स था वो क्या बन जाता है, डी वाई बाई डी एक्स, विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और वो क्या बताता है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अगर आपका वाई कांस्टेंट है, वाई वेल डिफरेंशिएशन को आप लिखते हो डी वाई बाई डी एक्स, वाई आपका कांस्टेंट है, वाई इक्वल टू सी, सी क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई नंबर भी हो सकता है, पाई हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट में तो कोई चेंज होता ही नहीं है, सबसे पहले। दूसरे नंबर पे है y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू n x होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। जैसे हम एग्जाम्पल करते हैं, इसका एग्जाम्पल कि मान लो y इक्वल टू 7, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा, क्योंकि 7 एक कांस्टेंट है जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसलिए चेंज क्या आ जाएगा, जीरो। इसमें फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, n क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3x की पावर 3 माइनस वन, यानी 3x स्क्वेयर, 3x स्क्वेयर। अगर आपका ये जो x की पावर n है इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रखा हो, a क्या है, कोई कांस्टेंट है, मतलब ये कोई नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन है कांस्टेंट, मान लीजिए ये नंबर ही है कोई, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। यहाँ पर नंबर क्या है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे नंबर अकेला था, यहाँ पर x की किसी भी पावर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको यानी इसको आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह ए एक्स की पावर n। तो जब ऐसे कांस्टेंट मल्टीप्लाई में वो बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से, और फिर अंदर क्या बचेगा, डी एक्स की पावर n बाई डी एक्स। और ये क्या होता है, y अगर x की पावर n है तो ये होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, यानी a इंटू n एक्स की पावर n माइनस वन। तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रखा है। तो यानी क्या होगा, अगर यहाँ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा, y इक्वल टू 5x क्यूब, y इक्वल टू 5x क्यूब, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसमें क्या है, ये कांस्टेंट 5 है जो मल्टीप्लाई में है, तो ये यूं क्यों होगा,
ए की जगह, और फिर बाकी का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का जैसे यहाँ किया था 3x की पावर 3 - 1 यानी nx की पावर n - 1, तो ये 15x², इस तरह से हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई कांस्टेंट या कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रखा है तो यहाँ आंसर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। मान लीजिए y है 3x, तो इसको क्या लिख सकते हो 3x की पावर 1, तो यहाँ पे dy/dx क्या हो जाएगा 3 इंटू n की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, 1x की पावर n - 1 यानी 3x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होगा 1, तो 3 इंटू 1 3। तो यानी अगर कोई ऐसी टर्म आ जाए y = 3x तो डिफ्रेंशिएशन 3, 5x तो 5, 7x तो 7, 8x तो 8, तो डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट पावर है अगर तो इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट है अगर दो टर्म का एडिशन हो, दो टर्म का एडिशन, ये थर्ड था फोर्थ, y = x की पावर m + x की पावर n, या माइनस आ जाए, दोनों में से कोई भी आ जाए, तो dy/dx क्या होगा, दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। x की पावर m का क्या होगा mx की पावर m - 1, mx की पावर m - 1, और यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस हो तो माइनस, और फिर x की पावर n का nx की पावर n - 1, ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल y = x की पावर 7 + x की पावर 3, तो यहाँ dy/dx क्या आ जाएगा, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये क्या होगा 7x की पावर 7 - 1, ठीक है, mx की पावर m - 1, फिर बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस, और फिर nx की पावर n - 1 यानी 3x की पावर 3 - 1, तो ये हो गया 7x की पावर 6 + 3x²। इस तरह से आपका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल मान लो y है 5x² + 7, तो एक तो ये टर्म है, ये टर्म किस टाइप की है, ये इस टाइप की टर्म है, जैसे ये रहा 5x³, तो इसका तो इस तरह से निकलेगा। ये टर्म क्या है कांस्टेंट, पहले टाइप की, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कांस्टेंट का 0, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा dy/dx = ये 5 यूं क्यों इंटू n इंटू एक्स की पावर n - 1 यानी 2 इंटू एक्स की पावर 2 - 1, फिर ये प्लस है तो यहाँ प्लस और 7 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0, तो ये क्या आ जाएगा 10x, ये आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल y = 3x² - 5x + 8, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा dy/dx, ये आएगा 3 यूं क्यों इंटू x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 - 1, फिर -5x का डिफरेंशिएशन, देखो यहाँ पे हमने किया था जैसे 3x का डिफरेंशिएशन क्या आया था 3, तो 5x का क्या आएगा 5 + 8 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है 0, जैसे यहाँ 7 का डिफरेंशिएशन भी क्या है 0, तो 8 का भी क्या होगा 0, तो ये आ जाएगा 3 × 2 6x - 5, ये आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ओके, तो ये नंबर 4 था। नंबर 5 पे करते हैं अब। नंबर 5 पे ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं।
अगर y है आपका log x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका 1/x हो जाएगा। सिक्स्थ है, अगर y है साइन x, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका कोस x। अगर आपका नंबर 7 पे y है कोस x, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका माइनस साइन x। और 8 नंबर पे y अगर आपका है 10x, तो dy बाई डी एक्स होता है सीकेंट स्क्वेयर x। नंबर 9 पर है, अगर आपका y है साइन ax, a कोई नंबर है, तो dy बाई डी एक्स होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस, तो साइन ax का होगा कोस ax, और a से मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे यहाँ पर। इसी तरह नंबर 10 पे अगर y है कोस ax, तो dy बाई डी एक्स होगा आपका, कोस का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन ax, और ये a जो नंबर है यहाँ बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के जो आप फिजिक्स में यूज़ करेंगे। अब हम एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं जिससे आपको ये फॉर्मूला और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने के लिए पहले मैं साइड में इरेज कर देता हूँ और न्यूमेरिकल लिखता हूँ, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो पहली टर्म में ये 5 क्या होगा, यूं क्यों आ जाएगा, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x की पावर 3 माइनस 1। इसी तरह से ये -2 यूं क्यों आएगा, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x की पावर 2 माइनस 1। फिर इसमें भी -3 यूं क्यों आ जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। नेक्स्ट में +2, ये यूं क्यों आएगा 2, और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। -4 यूं क्यों मल्टीप्लाई में रहेगा, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस साइन x। +6 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो ये आ गया 5 × 3 15x स्क्वेयर -2 × 2 4x -3/x +2 cos x +4 sin x। ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया। 15x स्क्वेयर -4x -3/x +2 cos x +4 sin x। ऐसे ही ओके। तो ये इस तरह से आप कोई भी आपको y की वैल्यू दोगी तो आप डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। हम एक और लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। y = 10x -4 cos x +3। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सीकेंट स्क्वेयर x, -4 यूं क्यों रहेगा cos x का माइनस साइन x, +3 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो ये आएगा सीकेंट स्क्वेयर x +4 साइन x।
तो स्टूडेंट्स ये था डिफरेंशिएशन। तो अब हमें क्लास 11th और 12th में फिजिक्स के लिए जितनी डिफरेंशिएशन की नॉलेज चाहिए वो इतना करने से आपको हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपको डिफरेंशिएशन फिजिक्स के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ में ये आपके सिलेबस में पूरा चैप्टर है तो आप काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे वो उससे पहले आपको फिजिक्स में ज़रूरत पड़ जाएगी, इसलिए ये आपको मैंने पहले ही करवा दिया गया है। तो ये आप अच्छे से कीजिए और डिफरेंशिएशन की कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको और भी कॉन्फिडेंस आए। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।